दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल के ईवीएम राग पर बीजेपी का पलटवार, क्योंकि राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा निखिल जैन है, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर है। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि हार की वजह तलाशने की बजाय, आत्ममंथन करने के बजाय चुनावी प्रक्रिया पे सवाल खड़े करना, और वो भी बिना सबूत के, एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपने लेख के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से इस बात को रखा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि साहब क्यों उन तमाम चीजों को फिर से आप कह रहे हैं जिसका कोई सबूत नहीं है पास में। आर्यन जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति जताना चाहूंगा इस चीज को कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ सवाल उठा रहे हैं, एक लेख लिख रहे हैं, तो उन बातों को बेबुनियाद कहा जा रहा है, उसे राग अलापना कहा जा रहा है। देखिए, मैं और आप उनकी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन शायद हमें ये मर्यादा के बाहर होगा कि हम नेता प्रतिपक्ष की बातों को आपत्तिजनक और बेबुनियाद राग अलापना करें। उसके आगे आप ठीक कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। अगर कुछ सबूत भी साथ में अगर रहें तो बिल्कुल पुख्ता बनता है। बिल्कुल, मतलब वो सबूत अगर इतने समय से मांगे जा रहे हैं, इसलिए बेबुनियाद शब्द इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए शब्द इस्तेमाल हुआ है। आप अपनी बात पूरी। आर्यन जी, मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूं कि चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी अगर इतने गंभीर आरोप लगाता है तो उन्हें सबूत लाने चाहिए। बात यह है कि सबूत है। आपने अपने खुद के शुरुआती पैकेज में ये बताया कि किस तरीके से 13 राजनीतिक दलों ने यह सवाल उठाया, किस तरीके से बहुत सारे सामाजिक संगठन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। उसमें से एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी है, जो बहुत ही चर्चित संगठन है, जिसने पास्ट में कांग्रेस सरकारों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल करी हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ दाखिल करी है। तो इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। इसमें मुद्दा है कि क्या देश के जो चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया है, वो निसंदेह है, ट्रांसपेरेंट है, प्रॉपर है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और इसके आपने सबूत मांगे। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि एसवाई कुरैशी, जो पहले मुख्य चुनावी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं पहले, उन्होंने खुद इस चीज पे सवाल उठाया कि किस तरीके से महाराष्ट्र के 2024 के चुनाव में वोटिंग के दिन पे 5 बजे तक 55% का टर्नआउट रिपोर्ट करा गया, और अगले दिन रिवाइज फाइनल वोटर टर्नआउट 67%, 67% का आ गया। ये 12%, ठीक है, कुछ प्रतिशत बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वोटिंग 6 बजे तक चलती है, लाइनें लगी होती हैं, कई कई बूथों पे 7 बजे तक भी चलती हैं। पर क्या सुबह के 8 बजे से लेकर 5 बजे तक 55% वोट गिरेंगे और उसके बाद आखिरी के 1 घंटे में 12% बढ़ जाएंगे? ये सवाल एसवाई कुरैशी ने भी उठाया है। इससे पहले कई एडीआर की रिपोर्ट्स आ चुकी है और संस्थानों की रिपोर्ट है कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव जो हुए, उसमें 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में डिस्क्रिपेंसीज हैं। सिमिलर सवाल 2019 में भी उठाया गया। चुनाव आयोग से जब राजनीतिक दल ये सवाल पूछते हैं तो जवाब की जगह ज्यादातर तौर पर शायरी आती है, या फिर वेग जनरल जवाब आते हैं, ये कहते हुए कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। ठीक है, यहाँ है आरपी सिंह जी, सवाल यह है कि कांग्रेस सवाल उठाती है लेकिन जवाब मिलता नहीं है, सबूत वो लाए कहां से? आरपी सिंह जी, कोर्ट का रास्ता इनके पास है कि कोर्ट गए थे, से पूछे निखिल जैन ने क्यों रिप्रेजेंट किया पार्टी को कोर्ट, तो अच्छे वकील है, रिप्रेजेंट कर लेते कोर्ट में। जो मूल बात है, उसी के पहले झारखंड का इलेक्शन हुआ। अब ये काउंटिंग 5 बजे तक की काउंटिंग और रात को जो फाइनल जो काउंट हुआ उसमें फर्क पड़ा। तब क्यों नहीं बोले झारखंड में, कर्नाटका में क्यों नहीं बोले, ये हिमाचल में क्यों नहीं बोले, ये तेलंगाना में क्यों नहीं बोले? क्या खिसानी बिल्ली खम्बन नोचने वाली स्थिति है। चुनाव हारने हैं, 90 चुनाव हार चुके हैं, 91 चुनाव हारने जा रहे हैं। अभी बिहार में गए थे, बिहार में इन्होंने एक महिला से पूछा कि सरकार कैसी चल रही है, किसी एक महिला से ऐसे पूछो, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है सोशल मीडिया पे, उनका बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है उसने कहा। तो उनको नीचे से पल्स समझ आ गई, उनको नर्वस पकड़ में आ गई कि चुनाव हारने जा रहे हैं। अब चुनाव अगर हारने जा रहे हैं तो कैसे अपनी खींच मिटाएं, पहले से ही अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो कि नहीं चुनाव में गड़बड़ होगी, घोटाला होगा, इसलिए बिहार में भी वैसे ही होगा। समय ये लगातार। लेकिन आरपी सिंह जी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, आरपी सिंह जी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो अंतिम 1 घंटे या अंतिम समय में 12% वोट शेयर बढ़ने की जो बात की जा रही है, उसका एक ऑथेंटिक जवाब तो नहीं आया। वो ये बात भी लगातार कह रहे हैं। मैं देता हूं जवाब, मैं जवाब देता हूं जी। पहली बात, 1 घंटा नहीं होता, और जो पोलिंग थी वो 5 बजे तक नहीं थी इस बार महाराष्ट्र के। और वो जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं, जो क्यू में खड़े हो जाते हैं, वो पोलिंग अलाउड होती है। और आप जरा चेक करा लीजिए कि क्या पोलिंग 8, 9, 11 बजे तक भी चली नहीं चली? बिल्कुल चलती है, बिल्कुल चलती है, ठीक बात है। तो इसको तो कोई 1 घंटे का टाइम नहीं होता वो।
वो इसलिए ये तो इनको सूट करता है नैरेटिव। परंतु इनकी जो दूसरी बात है, इनके लोगों ने साइन किया नहीं किया। इनके जो विधायक चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने फॉर्म 15 या 17 रहता है, मुझे याद नहीं है ठीक ढंग से, वो फॉर्म साइन किया नहीं किया, और वो फॉर्म साइन कर जमा कराया नहीं कराया पोलिंग के बाद। तो फिर कहां से प्रश्न उठ गया? इनके खुद के विधायक के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं थे हर सीट के ऊपर जी। असल में क्या है कि इनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि हर पोल का, हर इलेक्शन का मामला अलग अलग होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे बात बस लग जाएगी आपको। जी। उड़ीसा के अंदर अभी लास्ट चुनाव छोड़ दीजिए, इससे पहले जितनी बार चुनाव हुआ वहां पर बीजेडी जीतती थी असेंबली इलेक्शन, और हम पार्लियामेंट इलेक्शन में सीटें अच्छी ले जाते थे। अब हम ये कह नहीं यहाँ तो रिगिंग हो रही है, क्योंकि बीजेडी जब वो हमको कहे हम रिगिंग कर रहे हैं। अरे लोगों की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, लोकतंत्र में लोग सबसे ज्यादा समझदार हैं, ये सच बात है आरपी सिंह जी। समीर चौगावकर जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद। समीर जी, इस सवाल को एक बार फिर से उठाना राहुल गांधी के द्वारा कि साहब चुनावी प्रक्रिया को लेकर, चुनाव आयोग के नियुक्ति को लेकर, उसके बाद ईवीएम को लेकर, इस मौके पर तब बीता तमाम इतिहास है, सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हैं, हर बार कोई सबूत ऐसा नहीं आया जो संशय पैदा करता हो। फिर एक बार सवाल उठाने के मायने क्या है? समीर जी। देखिए, लोकतंत्र में प्रश्न उठाना सबका अधिकार है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, वो प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन कहीं जाकर तो आपको रुकना पड़ेगा ना। आपने प्रश्न उठाया, आपके प्रश्न को जवाब देने के लिए आप चुनाव आयोग जाते हैं, चुनाव आयोग उसका विधिवत जवाब देता है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग के जवाब से आप संतुष्ट नहीं है, आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब देता है, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो, फिर आप अखबार में लिखते हो, पत्रकार वार्ता में लेते हो, सोशल मीडिया पे इस बात का लगातार जिक्र करते रहते हो। देखिए, राहुल गांधी के साथ समस्या क्या है? राहुल गांधी के साथ समस्या है कि राहुल गांधी 4 से 5 मुद्दे हैं जो राहुल गांधी को हर बार इस्तेमाल करना है। उन्हें हर बार अडानी का जिक्र करना है, हर बार अडानी अंबानी का उनको जिक्र करना है, उनको हर बार जिक्र करना है कि देश में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कितने आदिवासी है, कितने ओबीसी है। उन्हें हर बार जिक्र करना है कि संविधान खतरे में है अगर मोदी सरकार लौट कर आती है। और अब ये जिक्र करना है हर चुनाव के बाद कि ईवीएम को हैक कर गया, ईवीएम मैनेज हो जाती है और चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हो। महाराष्ट्र के अंदर अगर ईवीएम हैक हो सकती थी तो फिर लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं हुई? जहां कांग्रेस को, जहां भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती है, कांग्रेस 13 लोकसभा सीटें जीतती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 लोकसभा सीटें जीतती है। और सिर्फ 6 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस बुरी तरह हारती है और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो जो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना महत्व रखता है, भारतीय जनता पार्टी वहां हैक नहीं कर पाती और विधानसभा चुनाव में हैक कर लेती है। तमाम चुनाव आप जीतते हो, आप एक जगह चुनाव हारते हो, आपको दिक्कत नहीं होती, आप वायनाड से चुनाव जीत जाते हो, तब चुनाव निष्पक्ष होते हैं। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को कहीं जाकर रुकने की जरूरत है। आप चुनाव आयोग पर भरोसा कीजिए, और जिस तरीके से विपक्ष का नेता, एक बड़ा नेता लगातार चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनेगी। और दुनिया के अंदर जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। पूरा दुनिया में कहा जाता है कि भारत में इतना बड़ा लोकतंत्र है, कितना खूबसूरत लोकतंत्र है, चुनाव इतने बेहतरीन तरीके से भारत करता रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रश्न चिन्हों पर राहुल गांधी पलिता लगाने का काम करते हैं। पूरे चुनाव आयोग देश की निष्ठा, 140 करोड़ लोगों के मताधिकार का बिल्कुल, देश के चुनाव आयोग की चर्चा दुनिया भर में होती है, उसको लेकर इस प्रकार के सवाल, सतही सवाल संशय पैदा करते हैं। निखिल जी, सवाल यह है कि बिना सबूत के अपनी बात को रखना, और क्योंकि आप खुद पेशे से वकील हैं और ऐसे में बिना सबूत के कितनी बार ऐसा मामला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से भी वो खारिज हुआ, चैलेंज किया गया, तब चुनाव आयोग के पास कोई पार्टी नहीं पहुंची, सिर्फ 2 दल पहुंचे थे तमाम दलों के बीच में। तो बिना सबूत के जब इतने बड़े ओहदे पे बैठा व्यक्ति बात कहता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी तो डाउन होती दिखाई पड़ती है। आप सबूत के साथ अपनी बात रखिए। अनिल जी, बात यही है कि सबूत है, लेकिन उस सबूत का जवाब नहीं दिया जा रहा। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, एस वाई कुरैशी ने भी ये कहा है, अशोक लवासा का भी एक लेख है इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब देने चाहिए। देश के राजनीतिक दल कह रहे हैं, एडीआर ने सर्वेस करे हैं जहां वो पॉइंट कर रहे हैं कि वोटिंग में और काउंटिंग में डिस्क्रिपेंसीज हैं, राजनीतिक दल कह रहे हैं। और एक और बात आरपी सिंह जी ने कही कि देखिए हारने वाले हैं, इसलिए हार की तैयारी पहले से कर रहे हैं। जहां तक मुझे पता है बिहार के चुनाव शायद कुछ तो 4-4.5 महीने बाद होने वाले हैं। इस देश में हर साल में 4 से 5 चुनाव होते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल 4.5 महीने पहले चुनाव से ऐसा सवाल उठा दे, आप उस पर भी बोलें कि हार की तैयारी है। अब वो चुनाव के परिणाम के बाद बोलें तो आप बोलेंगे कि हारने के बाद बोल रहे हैं, जीत जाएं तब आप नहीं मानेंगे। क्योंकि हमें याद करना होगा कि लोकसभा इलेक्शन में जब अखिलेश यादव जीतने पे आप सवाल ही नहीं उठाते सर,
जीतने में नहीं आप सर, सवाल बिल्कुल कहाँ उठाते हैं? आपने हिमाचल में नहीं उठाया, कर्नाटक में नहीं उठाया। नहीं आर्यन जी, मैं एग्जांपल जी। देता हूं बिल्कुल कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी सपा को सबसे ज्यादा सीटें आई सारे राजनीतिक दलों में, 38 आई थी मेरे ख्याल से 80 में से, जी। उन्होंने तब भी ये कहा था कि जिस दिन 80 की 80 सीटें भी जीत गया तब भी मैं चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठाऊंगा। एक और बात कही गई कि ईवीएम हैक होने की बात हो रही है। देखिए, विपक्ष का आरोप बहुत लंबे समय से ईवीएम हैकिंग पे नहीं है। विपक्ष का आरोप यह है कि प्रक्रिया में धांधलीबाजी करके जो सीट्स क्लोज मार्जिन की होती हैं उस सीट में परिणाम बदले जाते हैं। कोई भी विपक्ष का नेता, बड़ा नेता, ये नहीं कह रहा है कि पूरा चुनाव में गड़बड़ी होती है, पूरा चुनाव रिग्ड है, ईवीएम देखिए, हैक्ड है। लेकिन ये बात नहीं यही, है मैं फिर वही कह रहा हूं सर, आप सुप्रीम कोर्ट तक वकालत करते हैं, आपको खुद इस बात का एहसास है कि अगर इतने समय से इतना कुछ हो रहा है, तब जबकि आपके नुमाइंदे मौजूद होते हैं पोलिंग बूथ पे, कैसे होता है? काउंटिंग सेंटर पे होते हैं, कैसे होता है सर? नुमाइंदों का भी मैं जवाब देता हूं आर्यन जी, मैं नुमाइंदों का छोटा सा जवाब दे दूं समीर जी, उसके बाद प्लीज समीर जी एक सेकंड, हाँ जल्दी से निखिल जी। हाँ, नुमाइंदों का जवाब मैं दे देता हूं। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से हर कैंडिडेट को हर पोलिंग बूथ पे 3 एजेंट तक होने अलाउड होते हैं। आप अगर पढ़ के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के और बहुत सारे विपक्षी दलों के हर एक पोलिंग बूथ पे बूथ एजेंट होता भी नहीं है। तो जिस तो सर ये संगठन की कमजोरी है सर, तो ये संगठन की कमजोरी, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आरपी सिंह जी अभी सबूत दिए नहीं जा रहे, इस वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं और एक संशय लगातार बना हुआ है, पूरा विपक्ष कह रहा है, आप लोग मानने को तैयार नहीं है। आरपी सिंह जी, निखिल, मैं आज टीवी चैनल पे आपको आज निवेदन कर रहा हूं और मैं आपको फॉर्मली हायर करना चाहता हूं, और जो आपकी फीस होगी फीस भी मैं पे करूंगा, जो आपकी फीस तय कर लोगे फीस भी पे करूंगा। कृपा कर आप कोर्ट चले जाइए और कोर्ट से फिर मैसेज ले आइए, नहीं तो अगर आप जीत जाओ तो कोई बात नहीं, और हार जाओ तो फीस दुगनी पे करना मेरे को वापस, ये तय है। एक बात। दूसरी बात, एक मुझे लगता है किसी ना किसी को कोर्ट जाना पड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए, कि ये बार बार जो संवैधानिक संस्था है उन पर ये जो प्रश्न लगाते हैं, उनको डिमीन करते हैं, ये ठीक नहीं है। आगे रफेल वाले मामले में माफी मांगी इन्होंने, अभी कल परसों हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि जिस प्रकार से सेना का अपमान इन्होंने किया। तो लगातार इस पर आगे जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने पर इनकी मेंबरशिप चलेगी थी पार्लियामेंट की, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिटेन कर दिया, परंतु एक बार तो गई। तो ये जो बार बार आप जो संवैधानिक संगठन है, आर्मी है, वो पुलिस है, वो चाहे तो वो इलेक्शन कमीशन है, इनको आप जो डिमीन करते हैं, जिनको आप अंडरमाइन करते हैं, ये ठीक नहीं है। और ये किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए ठीक अच्छी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्रक्रिया में गड़बड़ है तो आप कृपा कर कोर्ट जाइए ना। बिल्कुल, ये सबसे मुफीद है अपने आप पे कोर्ट जाना। समीर जी, वक्त सीमित है, आप कुछ अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि इतना आसान होता तो जब भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले अब की बार 400 पार का नारा दिया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर टिक जाती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस में सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते। तो अगर इतना आसान होता कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करके वोट बढ़ा ले जाए, तो देश के प्रधानमंत्री जो इतने लोकप्रिय सांसद है, क्या वो सिर्फ 1.5 लाख से जीतते? तो मुझे लग रहा है कि ये सोचना चाहिए, क्या स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार जाती अगर इतना आसान होता तो? इतना आसान होता तो क्या अखिलेश यादव 37 सीटें जीत पाते, या कांग्रेस 99 सीटें पर पहुंचकर विपक्ष का नेता का पद ले पाती? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को जमीनी सच्चाई समझना चाहिए कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। आप जमीनी स्तर पर काम कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए, जनता के लिए अपना संदेश भेजिए। सरकार के खिलाफ आपको अगर कोई लगता है तो आप बात लेकर जाइए और चुनाव लड़िए। जनता को लगेगा कि राहुल गांधी बेहतर विकल्प है, जनता आपको वोट। बिल्कुल, जनता सब कुछ तय करती है इस लोकतंत्र में, दुनिया का। सर माफी चाहूंगा, वक्त सीमित है, इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे, जब थर्रा उठा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हुआ, किस प्रकार से रहा ये पूरा 1 महीना, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे